हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्स फैक्टर एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस है साइंस से स्पेशल रेलवे ग्रुप डी 20/9/2018 शिफ्ट सेकंड। ये 11वें नंबर का हमारा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने 10 करा दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। ठीक है, तो आज हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। और ये हम आपके लिए रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस की सीरीज चला रहे हैं। इसमें 2018 का और 2022 के जितने भी पेपर्स आपके हुए थे सबका सॉल्यूशन करा रहे हैं। स्पेशल साइंस है, ठीक है, ग्रुप डी के लिए। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। रासायनिक, तापीय, घर्षण, नाभिकीय। तो जो घर्षण ऊर्जा होती है वो किस में चेंज हो जाती है, वही बताना है। ये तापीय ऊर्जा में चेंज हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन, डैश प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। तो वेग, गति, दबाव, बल, कौन सा है जो अकेले नहीं रहता है? तो इसमें जो आपका बल है ये अकेले नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, 2020 वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। 5 एम्पियर, 100 एम्पियर, 10 एम्पियर या 50 एम्पियर। देखिए, P इक्वल टू क्या होता है हमारा बी आई। P इक्वल टू बी आई होता है। और यहाँ से करंट निकालना है। पावर और वोल्टेज दोनों दिए हुए हैं। पावर कितना है 1100, वोल्टेज है 220। तो ये इसके नीचे आएगा नहीं, इसका इसमें डिवाइड लग जाए। इसका इसमें डिवाइड करो तो आई करंट आ जाएगा कितना, 5 एम्पियर। चौथा क्वेश्चन, हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण जो इस प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। यानी कानों में एक ऊतक है, उसको बताना है। स्नायुओं, सिराओं, उपास्थियों या हड्डियों। तो कानों में ऊतक होता है जिसकी वजह से वो मतलब मुड़ सकता है। तो देखिए, इस ऐसा उपास्थि जो होती है हमारे अंदर कानों के अंदर, उनकी वजह से होता है। ठीक है ना, ये हड्डी की तरह दिखती है, ये मुड़ सकती है। जो पांचवा प्रश्न, डैश चौथे आवर्त और दूसरे आवर्त में मौजूद तत्व है। स्कैंडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या पोटेशियम। चौथा आवर्त और दूसरा समूह, ये आपका पड़ेगा कैल्शियम। ठीक है। देखिए, ये चौथे आवर्त का स्कैंडियम भी है, कैल्शियम भी है और ये पोटेशियम भी है। लेकिन ये दूसरे आवर्त के नहीं है। दूसरे आवर्त का यही है केवल एक। छठवां प्रश्न, शाकाहारियों को डैश को पहचानने के लिए लंबी आंत की आवश्यकता होती है पचाने के लिए। ठीक है। पहला सेलुलोज, विटामिन, प्रोटीन और वसा। तो लंबी आंत की जरूरत होती है शाकाहारियों में। सेलुलोज फर्स्ट वाला, इसको पचाने के लिए जरूरत पड़ती है। सातवां प्रश्न, द्रव्यमान 10 kg का एक ब्लॉक समान रूप से अपनी प्रारंभिक अवस्था से 20 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की गति बढ़ाता है। 0 से 20 सेकंड के अंतराल में विकसित औसत ऊर्जा है, यानी ऊर्जा निकालने कितना काम हुआ है। 1.5 W वाट पर सेकंड, 1 वाट सेकंड, 2 वाट सेकंड, 0.2 वाट पर सेकंड। ठीक है, ये वाट पर सेकंड लगाया है, जो ऊर्जा की यूनिट है। ठीक है, इसके लिए कॉमन जूल भी होता है, तो जूल को ही हम वाट पर सेकंड भी कह देते हैं। देखिए, ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से निकल आएगा, हाफ mv²। ठीक है, क्योंकि इनिशियल 0 है, तो इसमें हम जब इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी निकाल, तो इनिशियल तो 0 है, इसलिए हम इसी से निकाल सकते हैं। ठीक, तो हाफ और m कितना है 10, v² 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 से 1 2 कट गया, 10 दूनी 20। ठीक है, लेकिन टाइम है तो टाइम हमको लगाना पड़ेगा नीचे, और कितना आ जाएगा 1 वाट।
है कि नहीं, 20 से 20 कट जाएगा, 1 वाट आ जाएगा, तो इसका 1 वाट आ जाएगा आंसर। ठीक, इससे निकाल सकते हैं। टाइम नीचे लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें टाइम नहीं होता है लेकिन टाइम हमको लगाना है। अब ये क्यों, क्योंकि देखो ये तो एक और तरीके से निकल सकता है, जो जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम, यानी कि संवेग। संवेग से निकलेगा वैसे तो ये, लेकिन इससे भी आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। 8वां प्रश्न, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है, इसकी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या होगी 19, 58, 39, 20। देखिए ये परमाणु संख्या और द्रव्यमान दिया है, तो एक ए होता है, ए मतलब परमाणु भार, ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन निकालने, ये परमाणु भार दिया है 39 है, ये 19, तो ये 39 और ये पी इधर ही आ जाएगा, तो माइनस का 19 इक्वल टू एन, एन निकाल लोगे आप, कितना आ जाएगा बताओगे तो 20, 20। न्यूट्रॉनों की संख्या 20, इसमें से इसको माइनस करोगे डायरेक्ट। 9वां प्रश्न, ध्वनि की तरंग आवृत्ति मापने की मानक इकाई डैश है, मीटर, हर्ट्ज, न्यूटन या मीटर पर सेकंड। ध्वनि की आवृत्ति नापोगे तो ये हर्ट्ज में नापते हैं, ठीक है। अगला 10वां, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई डैश है, किलोवाट, वाट, जूल या जूल किलोवाट घंटा। ये पिछले कई बार आ चुका है, पिछले सेटों में भी, इसका ये है किलोवाट आवर, किलो वाट आवर ये इंग्लिश में। अगला देखिए 11वां, किसी व्यक्ति द्वारा डैश लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है, नींबू का रस, छाछ, बेकिंग सोडा घोल या सिरके का घोल। एसिडिटी, हम ये एसिड होता है, अम्लीय हो जाता है हमारा पेट, तो इसको क्षार लेने की हमें जरूरत है, क्षार इसमें ये है बेकिंग सोडा थर्ड वाला, ठीक है। 12वां प्रश्न, 2O ऑक्सीजन की 2 डैश निरूपित करता है, इलेक्ट्रॉन, परमाणुओं, आयनों, अणुओं। तो ये जैसे कि O2 लिखते हो ऐसे, तो ये 2 दिखाता है, ये दिखाता है कि परमाणु कितने हैं इसमें, परमाणु को दिखाता है, ठीक है ना, एटम्स कितने हैं, 2 है, और ऑक्सीजन को एलिमेंट बोलते हैं, ठीक। 13वां देखिए, निम्नलिखित में से किस का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है, ऑर्गन, लिथियम, फास्फोरस, कार्बन। तो ये गलनांक और क्वथनांक दोनों ही कार्बन के ज़्यादा होते हैं। 14वां प्रश्न, सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें, एक वस्तु जो लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा डैश और गतिज ऊर्जा डैश बतानी है, बढ़ती है और घटती है, समान रहती है, समान रहती है, बढ़ती है, घटती है, घटती है, बढ़ती है। देखो ये दोनों ऑप्शन एक ही जैसे हैं, ठीक है ना, बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, तो ये दोनों में से देखो स्थितिज ऊर्जा जब हम कभी ऊपर किसी वस्तु को फेंकते हैं ऐसे, तो वो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो हमारी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी इसको बोलते हैं, और जो पीई बढ़ेगी, और जो काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा, वो घटेगी ऊपर जाने पे, ठीक है। नीचे आने पे इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये बढ़ेगी घटेगी, तो बढ़ती है घटती है, बढ़ती है घटती है, ये दोनों ऑप्शन सही रहेंगे क्योंकि दोनों में ये सेम ही होगा, ठीक है। इसमें 15वां प्रश्न, डैश को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम फास्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम फास्फेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए जिप्सम में कन्वर्ट होता है, ये होता है कैल्शियम सल्फेट, हाफ H2O, हाफ मतलब हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसको बोलते हैं, इसका ऑप्शन ये है, ठीक है। देख लीजिए इसका रिएक्शन हम कर देते हैं पूरा, तो ये हो गया। अब इसमें पानी मिलाओगे, वाटर कितना मिलाते हैं, 1.5, ठीक है, 1.5 मोलिक्यूल, तो ये बन जाता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं जिप्सम, और ये फॉर्मूला है ये वाला, ये इसका पहला। अगला 16वां, 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान निकालना है, ये क्या दिया है, भार है, भार की यूनिट न्यूटन होती है,
द्रव्यमान केजी में आता है, ये सब केजी में है। ठीक, 45.9 केजी, 4.5 केजी, 450 केजी या 459 केजी। तो देखिए भार का फॉर्मूला होता है W = mg। m निकालना है तो ये हो जाएगा W/g। m W दिया है 450 और ये कितना होता है 9.8 जी की वैल्यू होती है। इससे इसको या 0 बढ़ा के इसको डिवाइड करो, पहला ऑप्शन 45.9 केजी आएगा। ठीक है, इसको आप कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। 17वां प्रश्न, किसी वस्तु की गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। वक्रता केंद्र पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस पर अनंत पर। तो देखिए अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण होता है। ठीक है, ये लाइट चैप्टर है, एनसीईआरटी चैप्टर से है 10th क्लास में, वहाँ से क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा एनसीईआरटी हम आपको कवर कराएंगे। इसको पोल बोलते हैं, इसको फोकस बोलते हैं और इतना ही दूरी पर सेंटर होता है। बोला सेंटर पे वस्तु रखी है, नहीं यहाँ रखी, तो यहाँ से पैरेलल लाइन डालोगे, फोकस से जाती है हमेशा, और एक तुम कहाँ से डालो, फोकस से डालो, तो ये कैसी हो जाती है पैरेलल। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत बन गया, तो ये कहाँ बनती है, इसके नीचे, यहीं पे बनती है, यानी ऊपर रखिए तो इसके नीचे बनती है, तो ये बनती है वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। ठीक है, ये ऑप्शन, और उल्टी बनेगी और वस्तु के बराबर की बनेगी, वास्तविक बनेगी। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ठीक, 18 प्रश्न, हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से डैश समूह द्वारा अलग होता है। एथिल, मिथाइल, एथिलीन, मैथिलीन। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। और ये CH2 ग्रुप से अलग होते हैं। ठीक है, हर हाइड्रोकार्बन्स। इसमें क्या है देखो, जैसे मान लो पहला है CH4, मीथेन इसको बोलते हैं, मीथेन। इसके बाद जो आएगा C2H6 आ जाएगा। तो इसमें देखो कितने, एक कार्बन बढ़ा है, 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। ऐसे ही इसको मैथेन, एथेन, प्रोपेन, H8, इसमें भी देखो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऐसे आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला भी होता है। तो अभी क्योंकि डिटेल ज़्यादा हो जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा क्वेश्चंस में, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इसका डी मैथिलीन इसको बोलते हैं। इसको 19 वाला, वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन नहीं बढ़ाता है, द्वारा नहीं बढ़ता है। केला, नारंगी, पपीता, गुलाब। कायिक प्रवर्धन द्वारा वो उसको नहीं बढ़ा सकते, तो ये तुम्हारा होगा पपीता। ठीक है, ये तीनों कायिक प्रवर्धन द्वारा बढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं बढ़ता है। 20वां प्रश्न, डोविन और उस समय ज्ञात तत्वों से केवल डैश तर्कों का पहचान कर सके। यानी कि इन्होंने कितने त्रिक दिए थे, क्योंकि उन्हें त्रिक सिद्धांत दिया था। त्रिक कितने पे अप्लाई कर पाए थे, 4, 2, 3, 1, तो ये 3 त्रिक ही अप्लाई कर पाए थे। 21वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है। सीव ट्यूब, जाइलम फाइबर, ट्रैकिड्स, नालिकाएं। एक जाइलम का प्रकार नहीं, ये बताना। इसमें सीव ट्यूब्स जो होती हैं ये जाइलम में नहीं होती हैं, ये फ्लोएम के अंदर होती हैं। ठीक है, जाइलम के अंदर 4 होती हैं, एक ट्रैकिड होता है, नालिकाएं होती हैं, जाइलम फाइबर्स होते हैं और जाइलम पेरेन्काइमा होता है। ठीक, 22वां प्रश्न, डैश समरूप अंग है। चमगादड़ का पंख और व्हेल का पंख, कुत्ते का पैर डॉल्फिन के फिल पर, लॉबस्टर की पूंछ व्हेल की फॉल, मानव हाथ और पैर का बैल। समरूप अंग मतलब देखने में समान होते हैं। समरूप अंग कौन से होते हैं, देखने में समान, क्योंकि आपको ऐसे लगेंगे जैसे पैर है, ये भी पैर है उसका, ये पैर है उसका है, पैर ही पैर दिखेंगे, लेकिन उनकी जो अंदर की संरचना है वो अलग होती है। ठीक है, उनको बोलते हैं समरूप अंग, मतलब देखने में समान। ठीक, और उनके कार्य भी समान हो सकते हैं, लेकिन उनके जो अंदर की जो वो है वो भिन्न रहेगी, तो ये इसका सी है। ठीक, एक समजात अंग होते हैं, इनकी अंदर की संरचना समान होती है, लेकिन देखने में अलग अलग हो सकते हैं।
23वां प्रश्न, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है? जड़त्व, संवेग, बल या वेग? देखो, परिवर्तन का विरोध करता है, किसी स्थिर है या चलती हुई वस्तु का विरोध करेगा, इसको जड़त्व बोलते हैं। ठीक है, ये न्यूटन के प्रथम नियम में बताया गया है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व की परिभाषा, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं और गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा जड़त्व होता है इसको आई से नोट करते हैं, इनर्शिया। ये मास यानी कि द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ज़्यादा मास होगा किसी वस्तु का उतना ही उस पर जड़त्व, उसका जड़त्व ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था 23वां। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है आपका प्रैक्टिस सेट। आपको कैसा लगा प्रैक्टिस सेट कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।